हेलो, हम लोग बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं। बायोलॉजी अगर देखा जाए तो बायोलॉजी शब्द जो है ग्रीक शब्द बायोस और लोगस से मिलकर बना हुआ है। बायोस का मीन्स लाइफ, लोगस का मीन्स मतलब स्टडी या डिस्कस करते हैं, यानी कि विज्ञान की व्यवस्था का जिसके अंतर्गत हम जीव का अध्ययन करते हैं बायोलॉजी कहलाता है। यदि हम इस शब्द को देखें तो लैमार्क और टेलर ने सर्वप्रथम इसे 1802 ईस्वी में दिया था। ये और आगे देखें तो बायोलॉजी की 3 मुख्य शाखाएं हैं। जूलॉजी, जो जून से मिलकर बना है, ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है एनिमल्स, इसका मतलब एनिमल्स है, जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। बॉटनी, बॉटनी को फाइटोलॉजी भी कहते हैं, इसमें हम पौधों का अध्ययन करते हैं। जो तीसरी मुख्य शाखा है बायोलॉजी की, जिसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। थर्ड मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, और बायोलॉजी का मतलब समझते हैं तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। यह तीसरी मेन शाखा है। इसके बाद थोड़ा सा और हिस्टोरिकल अकाउंट में चले तो अरस्तु, जिन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने 500 जंतुओं का वर्णन किया था और उनके हैबिट स्वभाव के आधार पर उन्होंने पाला था। इसीलिए और साथ ही साथ एक मुर्गी के अंडे के डेवलपमेंट के विषय में भी उन्होंने बताया था, अध्ययन किया था। इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। थियोफ्रेस्टस, जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने 480 प्लांट्स का विषय में डिस्क्राइब किया था, वर्णन किया था। इसलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से धन्वंतरी, जिनको फादर ऑफ गॉड ऑफ मेडिसिन किस नाम से जाना जाता है, गॉड ऑफ मेडिसिन। धन्वंतरी को गॉड ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता नामक किताब लिखी थी, संहिता नामक किताब लिखी थी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ सर्जरी, के नाम से जाना जाता है। जिन्होंने सर्वप्रथम नोज और आई का सर्जरी का कार्य किया था। जिन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने वात, कफ और पित्त के विषय में चर्चा किया था। इसके बाद जॉन रे, इन्होंने एनिमल स्पेसीज यानी इस शब्द का प्रयोग किया था। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हु गेव द टर्म स्पेसीज, तो दिया था जॉन रे ने। और इन्होंने हिस्टोरिया जेनेरिस प्लांटेरम,
विक्टोरिया जेनेलिस प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें 1800 प्लांट्स और जंतुओं का डिस्क्रिप्शन किया था, वर्णन किया था। कार्लोस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब लिखी थी, इसमें 4236 स्पेसीज यानी जातियों का वर्णन किया था। इसीलिए किसको कार्लोस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। Yes. मेन कैरेक्टर ऑफ लिविंग्स, जीवों के मुख्य लक्षण, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे अगर करा जाए तो ग्रोथ, वृद्धि, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और कॉन्शियसनेस। चर्चा करें ग्रोथ यानी वृद्धि की, तो ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं मेन कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग्स यानी जीवों के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें कैरेक्टर है ग्रोथ का मतलब है कि जीवधारियों के शरीर की लंबाई, चौड़ाई, आयतन इत्यादि का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। कोशिकाओं की संख्या बढ़ना, लंबाई, चौड़ाई, भार, जैव द्रव्यमान इत्यादि का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। जैसे हम लोग एक छोटे से बीज को बोते हैं तो उसमें अंकुरण होता है, धीरे धीरे उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ती जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ। जीव भी पैदा होते हैं, छोटे से बच्चे के रूप में पैदा होते हैं, शरीर की लंबाई चौड़ाई बढ़ती जाती है, ग्रोथ कहलाता है। अब कभी कोई प्रश्न पूछता है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग वो दीपावली में खेले होंगे जो क्या बोलते हैं उसको, सांप वाला ऐसे टिकिया जैसे रहता है, आप इसको आग लगाते हैं तो यह आसानी से बहुत तेजी से ऐसे बढ़ते चला जाता है। दीपावली में खेल रहे हो, छोटे रहे होंगे तो खेले होंगे, तो क्या हम इसको ग्रोथ कहेंगे? तो इसको हम ग्रोथ नहीं कहेंगे, क्योंकि यह एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है या स्वयं नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको ग्रोथ नहीं कहेंगे। अब बात आती है कि जैसे करके आप सुने होंगे कुछ पत्थर भी होता है, पानी में डाल देते हैं तो उसकी लंबाई जो है थोड़ी देर बहुत समय बाद बढ़ती है, तो क्या उसको हम ग्रोथ कहेंगे? तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वह डिपोजिशन यानी जमाव की वजह से वह होता है, तो इसलिए हम उसको ग्रोथ नहीं कहेंगे। तो ग्रोथ क्या है? जीवन में होने वाली प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप उसकी लंबाई, चौड़ाई, कोशिकाओं की संख्या इत्यादि में वृद्धि होती है। रिप्रोडक्शन ये क्या होता है? अगर हम इसको समझे तो प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। रिप्रोडक्शन पुनः उत्पादन, किसका उत्पादन? अपने समान जीवों का उत्पादन, यानी कि सभी जीवधारियों में क्या होता है? अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जिस क्रिया या प्रक्रिया के फलस्वरूप वे अपना संतान उत्पन्न करते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्रिया देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे खच्चर, उसके अलावा कुछ नपुंसक स्त्री और पुरुष का जोड़ा जिनका संतान नहीं होता है,
तो लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन तो होता है लेकिन इसको हम मेन कैरेक्टर नहीं मान सकते। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनके जैसे आप देखे होंगे वो उनके संतान नहीं होते, खच्चर के भी संतान नहीं होते हैं, मधुमक्खी भी पढ़े होंगे कि जो वर्कर्स होते हैं उनके भी संतान उत्पन्न नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वे जीव होते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कैरेक्टर तो है लेकिन एकदम डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स नहीं है। फिलहाल उसके बाद मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जीव में होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाएं, जीव में होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाएं जिसके फलस्वरूप जीवन चलता है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक केटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म अपघटक काटने वाला समझ लीजिए, शीश है इसको काटना से समझ लीजिए। काटने का मतलब जब हम किसी चीज को काटते हैं तो छोटा होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लिया हमने भोजन किया, भोजन का पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट टूटता है, टूटने से ऊर्जा निकलती है, इसको केटाबॉलिज्म कहेंगे। यानी शरीर की ऐसी क्रियाएं जिसके फलस्वरूप कुछ टूटता है या कम होता है, बड़े और छोटे में टूटते हैं, तो उसको केटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे हमारे शरीर में भोजन का पाचन, पाचन क्या होगा, केटाबॉलिज्म हो गया। दूसरा है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म ये संश्लेषी शरीर संश्लेषणात्मक है। जैसे कुछ चीजों का निर्माण होता है तो ग्रोथ जो होता है उसमें शरीर की क्रिया, शरीर के भावों का निर्माण होता है, तो जो ग्रोथ हो गया वह एनाबॉलिज्म हो गया। आप पढ़े होंगे कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, पानी का उपयोग होता है, सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा का उपयोग होता है। तो क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबॉलिज्म, जबकि जो डाइजेशन है वह केटाबॉलिज्म है। बात समझ में आ गया। तो इस पे भी प्रश्न पूछता है, आपको प्रक्रिया दे दिया जाता है और कहता है कि आप क्लियर करें कि कौन केटाबॉलिज्म है और कौन एनाबॉलिज्म है। ये जो दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, केटाबॉलिज्म और दोनों, तो इसको मिला देते हैं तो ज्यादा मेटाबॉलिज्म। तो सभी जीवधारियों में मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। इसके अपवाद स्वरूप जो वायरस होते हैं उसमें ये प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि वायरस में केवल न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है, कोई ऊर्जा उत्पादक ऑर्गेनेल्स यानी अंग नहीं पाए जाते। उसके बाद आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय बनावट। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय बनावट, यानी कि सभी जितने भी जीवधारी होते हैं उनका जो शरीर का जो निर्माण होता है वह कोशिका से होती है। किससे होती है, कोशिका से होती है। तो सभी जीवधारी के शरीर में कोशिका पाई जाती है, चाहे वह एक कोशिकी हो या बहुकोशिकी हो। एक कोशिकी जीव होते हैं तो उनके शरीर में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, और बहुकोशिकी बहुत सी कोशिका पाई जाती हैं। जितने भी एक कोशिकी जंतु होते हैं वह सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वह सूक्ष्म नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, जबकि बहुकोशिकी दिखाई देते हैं। इसके भी अपवाद वायरस में होता है, यानी कि वायरस जो होता है इसमें भी क्या होता है, अपवाद के रूप में उसमें भी कोशिका नहीं पाई जाती है। उसके बाद कॉन्शियसनेस, इसका मतलब होता है कि वातावरण के प्रति जो होने वाले हमारे शरीर में जो चेतना होता है उसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं। उद्दीपनता, संवेदनशीलता कह सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि क्या होगा कि वातावरण के क्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर में जो होने वाली प्रतिक्रिया होती है उसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो यह मेन कैरेक्टर है। इसी के आधार पर यह ऐसा पैरामीटर है जिसके आधार पर हम सजीव और निर्जीव को अंतर कर सकते हैं। ऊपर के जितने भी कैरेक्टर हैं पाए भी जाएंगे, नहीं भी पाए जाएंगे, लेकिन यह है कि सभी जीवधारी में पाया जाएगा। इसके आधार पर आप सजीव और निर्जीव का अंतर कर सकते हैं। जिसमें चेतना पाया जाता है वह जीव है, जिसमें नहीं पाया जाता उसमें नहीं होता है। तो ये मेन कैरेक्टर है लिविंग बीइंग का, सबसे मेन कैरेक्टर है। स्पष्ट साइंटिस्टों का यही है, जिसमें पाया जाएगा चेतना वो जीव रहेगा, जिसमें नहीं पाया जाएगा वो जीव नहीं रहेगा। पृथ्वी पर देखते हैं तो क्या होता है,
1.7 से 1.7 टू 1.8 मिलियन जीव जंतु पाए जाते हैं। 1.7 टू 1.8 मिलियन जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं, आप देखते होंगे। यानी 1.7 से 108 मिलियन। तो यदि हम सभी जीवों के देख रहे हैं तो कुछ हमको दिखाई देने वाले होते हैं, कुछ नहीं दिखाई देने वाले होते हैं। तो जीवों में जो विभिन्नता पाई जाती है उसी को जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बायोडायवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। इस रूप में, शारीरिक संरचना में, बनावट में तमाम प्रकार के जीव जंतु दिखाई देते हैं। जैसे मान लिया बाहर निकलते हैं तो चींटी दिखाई देगी, और मच्छर, खटमल इत्यादि प्रकार के, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, शेर इत्यादि दिखाई देते हैं। पेड़ पौधों में देखेंगे तो घास, छोटे पौधे, बड़े पौधे और बड़े पौधे भी दिखाई देते हैं। तो जीवों में इस विविधता को जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो इसमें 1.2 मिलियन 1.2 मिलियन जो होते हैं वह एनिमल पाए जाते हैं, और शेष हो गया 0.5 टू 0.6 मिलियन प्लांट्स पाए जाते हैं। बात समझ में आ गया? तो इसी को जैव विविधता कहते हैं। बात समझ में आ गया? अगर जंतुओं में मैक्सिमम डायवर्सिटी जो होता है वह होता है आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा, इसको इंसेक्टा भी कहते हैं, इंसेक्टा में पाया जाता है। यानी समझ में आएगा? आर्थ्रोपोडा जो कीट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा डायवर्सिटी पाया जाता है। प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि जंतुओं में मैक्सिमम डायवर्सिटी किसमें होता है, तो प्रश्न आपका आंसर होगा आर्थ्रोपोडा, और उसमें आपका इंसेक्टा। उसके बाद मैक्सिमम डायवर्सिटी प्लांट किंगडम में जो होता है वह एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, और उसके बाद से फंजाई। अगर पौधों में पूछता है पौधों में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी किसमें पाई जाती है, तो आप सीधा कहेंगे एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है, और उसके बाद अगर कोई है तो फंजाई यानी कवकों में पाया जाता है। फंजाई आप जानते हैं कलरलेस, क्लोरोफिललेस जो पौधे होते हैं, जैसे मशरूम आजकल बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो ये सब क्या होता है, ये फंजाई होते हैं। आगे हम डिटेल इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे ज्यादा पौधों में एंजियोस्पर्म में पाया जाता है बायोडायवर्सिटी, और उसके बाद फंजाई में पाया जाता है, और उसके बाद से है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये जो डायवर्सिटी है इसे यहां लिखा गया चीज मैक्सिमम डायवर्सिटी फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो सबसे ज्यादा जो वनस्पतियां हैं उसमें जो डायवर्सिटी पाया जाएगा वह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जानी रहे है, वहां पे पाया जाता है, और उसमें भी एंजियोस्पर्म और फंजाई। तो इस प्रकार से डायवर्सिटी जैव विविधता के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। अब ये देखिए, चाहे कोई ऐसा जंतु हो, चाहे कोई ऐसी वनस्पतियां हो, तो सबके सबका अपना महत्व है। कोई ऐसा नहीं है कि बिना महत्व का हो। इसलिए चींटी का भी महत्व है, हाथी का भी महत्व है, और बड़े पौधे जो सिकोया है सबका महत्व है। तो इस प्रकार से डायवर्सिटी में कोई जो जैव विविधता है उसमें सभी जीवों का अपना महत्व है, जो एक दूसरे से परस्पर एक दूसरे से रिलेटेड है। आगे हम लोग जब सेकेंडरी क्लास में पढ़ेंगे तो जीवन की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई, सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों का हुआ या एक सेलुलर जीवों का हुआ, उसके बाद एक कोशिकीय जीवों का हुआ, उसके बाद बहुकोशिकीय होते होते और पूरा टॉप लेवल पे जीवों का विकास हो जाता है। तो यानी कि जो जैव विविधता है उसमें सभी जीवों का महत्व है। कोई ऐसा जीव या वनस्पति नहीं है जिसका अपना कोई महत्व नहीं है। अब एक चीज देखिए, जो हम लोग है उसमें जो मनुष्य का एक चीज होती है, अगर कहें तो आदत हैबिट, यानी कि हम देखें एक विशेष चीजें हैं और कहें कि मैन मेड हैबिट। मनुष्य क्या करता है, आदत बनाता है। मैन मेड हैबिट, मनुष्य आदत बनाता है, और हैबिट मेड फ्यूचर। याद रहे हमेशा, मैन मेड हैबिट, मनुष्य आदत बनाता है, और आदतें ही
उसकी क्या करते हैं, उसकी भविष्य को निर्धारित करते हैं। तो जीवन में हमेशा याद रखिए, मैन मेड हैबिट मनुष्य आदत बनाता है और आदतें उसकी फ्यूचर बनाती है। जैसे मान लीजिए यदि हम पढ़ने की आदत डालते हैं, यदि हम पढ़ने की आदत डालते हैं तो आदत डालना हमारे ऊपर है। यदि हम आदत बना लेते हैं तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो हमारा फ्यूचर को बनाता है। यदि हम काम करने की आदत डालते हैं तो भी हमारा फ्यूचर बनाता है। यदि हम सोने बैठने की आदत डालते हैं तो भी हमारा फ्यूचर क्या करता है, खराब करता है। तो सदैव याद रहे, मैन मेड हैबिट मनुष्य आदत बनाता है और आदतें उसकी फ्यूचर यानी भविष्य बनाता है। आज बस इतना ही।